हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी के मॉडल सेट पेपर के प्रश्नोत्तर को दूंगी। मॉडल सेट 1, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नोत्तर हैं। चलिए, पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको आप लोगों को पढ़ना है और उससे ही रिलेटेड आप लोग को यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको करना है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। हम किसके ऋणी हैं? हम किसके ऋणी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम मातृभूमि के ऋणी हैं। ठीक है। मनुष्य की श्रेष्ठता की इसको आप लोग ऊपर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है गिर कर उठ कर बड़े होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा किया जाता है या होता है? हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, यह काम हमें करना चाहिए। ऊपर आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे, गद्यांश को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। देश प्रेम क्या है? 5वां क्वेश्चन है, देश प्रेम क्या है? तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, यही देश प्रेम कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 6 से 10 आप लोगों का पद्यांश से ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसको ऊपर पद्यांश को इसको पढ़िए और उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। किससे डर कर नौका पार नहीं होती? तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता होगा इसका आंसर, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ठीक है। 7वां देखते हैं। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। ऊपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका भी राइट आंसर ए नंबर है। ठीक है, 7 का। आइए 8वां देखते हैं। मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस को भर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, कैसे लोगों की हार नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को पता होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे भी मुहावरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का व्याकरण है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक पढ़ने की एक सिंपल सी ट्रिक भी बता देती हूँ, जिससे आप लोग कभी भी इसमें गलती कर कर नहीं आएंगे। जो भी वाक्य दिया है उसके क्रिया के आगे आप लोगों को क्या लगाना है? ठीक है। उस क्रिया के आगे आप लोगों को क्या लगाना है, जिसका वजह से क्या होगा कि जब आप क्या लगाकर आपको उत्तर मिल जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि जब आपको उत्तर मिल जा रहा है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और जब आप लोगों को उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है। सीता क्या गाती है? तो सीता गाना गाती है, ये तो सकर्मक क्रिया हो गया। उत्तर मिला यानी कि वह सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता तब वह अकर्मक। ठीक है। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। आपको इससे भी उत्तर मिल रहा है, यानी ये भी सकर्मक है। मोहन सो रहा है, मोहन क्या सो रहा है? पता नहीं क्या सो रहा है, तो इसमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन सो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है? आंसर ही नहीं मिला, यानी ये अकर्मक है। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है? पता नहीं, आंसर नहीं मिल रहा, यानी ये अकर्मक क्रिया। रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है? खाना खाती है। उत्तर इसमें मिल रहा है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सकर्मक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, जलज का अनेकार्थी नहीं है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है को पूछा है, तो कमल, मोती, मछली ये सब जलज के अनेकार्थी हैं, बट ये जो बादल है ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। ठीक है। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद याद रखिए समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तीसरा पद समास कहलाता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, ठीक है। दिन का तो अर्थ होता है प्रति, इसमें अव्यय लगा है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या हो जाएगा? यह अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो याद रखिए ये बहुव्रीहि समास का विग्रह है, ठीक है। बहुव्रीहि समास का ही नीलकंठ, पीताम्बर ये सब बहुव्रीहि समास में ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद को बताइए। जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे, जब तब लग गया ना तो यह मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो कर्ता के काम को प्रधानता दी जा रही यानी यह कर्तृवाच्य, ठीक है। बालक चांद की ओर देख रहा है, ठीक है, अव्यय लगाना इसमें, बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? यहाँ याद रखिए इसका राइट आंसर सी है, अथवा जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ अब पाठ्य पुस्तक होगा 21 से 24 तक जो गद्यांश दिए गए हैं इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए ये गोपियाँ वाला गद्यांश दिया गया है, सूरदास के और पद जो हैं, ठीक है, यह दिया गया है। इससे देखिए पहला प्रश्न क्या है? 21 नंबर क्या दिया इससे? इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता तो सूरदास है, अभी मैंने आप लोगों को बताया यह जो पद है और इसके रचयिता थे सूरदास। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुरैन पात का क्या अर्थ है? देखिए फ्रेंड्स, पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता जो कि पानी में रहता है लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना पुरैन पात यानी कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है, याद रहेगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं। फ्रेंड्स, अट नहीं रही कविता में फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है। उत्साह और अट नहीं रही है कि इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो इन दोनों कविताओं के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो फ्रेंड्स, नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान आ जाती है। नेक्स्ट, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो फ्रेंड्स, फसल कविता में फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 से 32 तक के लिए उत्तर को चयन करना है जो यह गद्यांश दिया हुआ है इससे पढ़कर ही, ठीक है। देखते हैं 29 नंबर, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए फ्रेंड्स, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है वो गा रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? वो गाना गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? तो वो सुस्त और बोदा सा था, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पैसेज में भी दिया हुआ था, ठीक है, शुष्क और बोदा सा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो वह सुभग सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका भी थी, ठीक है। भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो सुशील थी और घर की पूरी बंदिका थी। नेक्स्ट, बोदा का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला, ठीक है। बहुत जन मोटा मार देते हैं जो कि गलत हो जाता है, कम बुद्धि वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति है? तो फ्रेंड्स, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, ठीक है।
नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? तो फ्रेंड्स नेताजी की जो मूर्ति थी वो संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो फ्रेंड्स कैप्टन जो है वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा को बदलता था। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश, याद रहेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि यह किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा गया 37 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो गद्यांश है वह माता के आंचल पाठ से लिया गया है। ठीक है, लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक जो है इसमें नाटक खेलते थे। ठीक है, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड्स इस गद्यांश में जो है ददरी का मेला, इसकी चर्चा की गई है। आप लोग ऊपर देखेंगे कि ददरी का मेला की चर्चा की गई है। ठीक है, इस गद्यांश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रहरी किसे कहते हैं? फ्रेंड्स रहरी अरहर के दाल को कहा जाता है। ठीक है, रहरी किसे कहते हैं? तो अरहर के दाल को रहरी कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन के उत्तर को दे दिया है। ठीक है, आप लोग इसे ही टिक कर लीजिए, क्योंकि इन 5 सेट से ही आप लोगों को एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर दिया जा रहा है, इनसे ही प्रश्न आएंगे। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के इससे मैच करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें, और मैं अब नेक्स्ट सेट 2 की वीडियो को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।